देखिए जनाब, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, खबर ऐसी है कि नेक्स्ट वीक से 15 सितंबर से सेंटर खुलने का सिलसिलेकार हो रहा है। और इन्जॉय कर लो आखिरी आखिरी ऑनलाइन क्लासेस तो फिजिकल होगा। ओके जनाब, आगे से जनाब शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 18। हमने चैप्टर नंबर 18 जनाब शुरू किया था। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 हमने शुरू किया था और चैप्टर नंबर 18 का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस चैप्टर के बारे में जैसे पहले भी बताया था, फिर एक दफ़ा सुन लें कि इसका एक सवाल लॉन्ग में और एक सवाल शॉर्ट में लाजमी आता है। जब चैप्टर ख़त्म होगा 5 ईयर डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसका नाम था। इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रा के हवाले से चंद बातें आपको हमने बता दी थी और कहा था कि इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, चंद बेसिक बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। जितना आप लोगों ने आज तक एटम के बारे में पढ़ा है, ये तमाम बातें आपके इल्म में होनी चाहिए। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में कर चुके थे, टाइम जरा शॉर्ट हो गया था। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को एटम कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो जनाब क्या होता है, तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। वैसे तो तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं तो तीन पार्टिकल होते हैं, विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड वन इज अ प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड द थर्ड वन इज अ न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल इन नेचर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम चंद फंडामेंटल वैल्यूज़ है जो आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हवाले से, ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वैल्यूज़ आपको ऑल द वे याद होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सवाल है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। ये आसान सी डेफिनेशन है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है उनकी जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो आप लोग जितना पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, हम तो थोड़ा आगे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएंगे। जो अभी तक आपके मालूमात में है कि एटम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के मतलब ही सेंटर होते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर आपके पास कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? Atomic nucleus, the atom has a nucleus which contains the proton and the neutron. Whole mass of the atom is concentrated in the nucleus, collectively called as nucleon. जो कुछ भी न्यूक्लियस में होता है उसको न्यूक्लियन कहा जाता है। एटम का टोटल मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। ये न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं जो कि न्यूक्लियस के पार्टिकल को एक दूसरे के साथ यूनाइट रखती हैं, which are the strongest known force in the universe। मैंने बताया भी था पहले कि चैप्टर नंबर 90 में जब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी तो वहाँ इसके बारे में बताएंगे आपको। ऑर्बिट्स या शेल्स क्या होते हैं? वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जिनको ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। ये आपको एटम की स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। इस सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये पूरा मिलकर क्या बनेगा आपका? ये पूरा मिलकर आपके पास जब न्यूक्लियस बनेगा। ये जो आपको पास नजर आ रहा है ब्लैक कलर से, ये आपका ऑर्बिट है, और ये ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है। इतनी मालूमात आपके पास जनाब फिल वक्त वो मौजूद है। मगर जो मालूमात आपको मौजूद है, द इंफॉर्मेशन यू हैव राइट नाउ, ये कोई इतनी आसानी से इतनी जल्दी से पता नहीं चल गई थी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 100 ईयर्स लगे इसके अंदर। जो आज आप बड़े दो जुमले के अंदर बोल देते हैं कि न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होते हैं, इस चीज़ को पता करने में, इस चीज़ को डिसाइड करने में 100 साल से ज़्यादा का अरसा लगा है। एटॉमिक मॉडल क्या होता है, जिसके हमने पहले बताया कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री सुन लें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है उसको एटॉमिक मॉडल कहते हैं। आज तो आपको कंक्लूजन पता है, उस कंक्लूजन से पहले मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल पेश किए थे। एक मॉडल पेश किया था डॉल्टन साहब ने, आपने शायद नाम भी ना सुना हो से पहले। एक डॉल्टन साहब ने मॉडल पेश किया था, इसको बिलियर्ड बॉल मॉडल कहा जाता है। स्नोकर देखा है ना,
स्नोकर हमारे पास होता है, स्नोकर के अंदर बॉल होती है, तो कहता है कि जनाब के जो डाल्टन साहब का कहना था कि जो एटम होता है वो बिलियर्ड के बॉल की तरह एक ठोस पार्टिकल होता है, पूरा का पूरा सॉलिड होता है वो, ऐसा मानना था डाल्टन का। और जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो ये दोनों एटम आपस में मिल जाते हैं, बिलियर्ड की बॉल जैसे चिपक जाती है, टकराती है, वैसे ही मिल जाते हैं। इतनी तफसील में जाएंगे नहीं। थॉमसन मॉडल है, फिर थॉमसन साहब ने मॉडल किया, इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम के मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, और पुडिंग भी पता है, खाई होगी आप लोगों ने जनाब। प्लम पुडिंग मॉडल आपके पास है। प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता था कि जनाब एक पूरा जो है ना वो स्पेस होती है पॉजिटिव पार्टिकल का, जिसके अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि बाहर से पूरा पॉजिटिव होगा, अंदर उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एक पुडिंग होगी और पुडिंग के अंदर क्या भरा होता है, प्लम भरा होता है। ये देखा आपने कप केक आता है हिलाल का, ये हिलाल के कप केक कभी खाए लगे इत्तेफाक हुआ हो तो उसके अंदर चॉकलेट भरी हुई होती है। ऐसे ही कहता है, अगर पहले थॉमसन साहब के ज़माने में आ जाता तो शायद उसका हिलाल कपकेक मॉडल नाम हो जाता, कि जो केक है ना ऊपर, वो केक आपके पॉजिटिव पार्टिकल है, और अंदर जो उसकी चॉकलेट भरी हुई है वो उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल जनाब कहलाता है। हम ये सब मॉडल जो है ना वो बिल्कुल ऑब्सोलीट मॉडल है। यहाँ तक पहुँचने में हमें टाइम कितना लगा है ये चीज़ समझने की है कि पीछे हिस्ट्री क्या है। फिर लुइस साहब ने एक मॉडल पेश किया, फिर नौविका साहब ने एक मॉडल पेश किया था, सैटर्नियम मॉडल भी कहलाता है। फिर रदरफोर्ड साहब ने मॉडल पेश किया था जो प्लेनेटरी मॉडल कहलाता है, जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़ा था। दो चार बातें मैं उसकी बताऊंगा आपको। फिर बोहर मॉडल है जो कि रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल है। फिर बोहर समरफील्ड मॉडल है, ये रिफाइंड बोहर का मॉडल है। और एक और जनाब लीजिए वो ग्रेंस्की मॉडल है जो फ्री फॉल मॉडल है, ये हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में जो मॉडल है, जो आपने अपने कोर्स के अंदर जो मॉडल पढ़ना है, जो हमारे पास चैप्टर मौजूद है, वो बेसिकली आपका इतना शायद ज़्यादा नहीं है। इतने सारे नाम मैंने बता दिए, आपको पता रहे कि भाई ये मॉडल भी होते हैं। कभी किसी से कुछ सवाल पूछ ले, बोले हमें तो पता ही नहीं है, सेकेंडरी क्लास के अंदर आ गए। अनफॉर्चुनेटली सी बात है कि कोर्स तो है नहीं, तो ऑनलाइन क्लास की जो है वो हमारे पास थोड़ी सहूलत है, तो हम बहुत सारी बातें ऐसी ही बता रहे हैं आपको जो शायद नॉर्मल क्लास के अंदर आपको ना बताते। यहाँ जो ऑप्शन होता है लिखने का, यहाँ लिखने की चोरी होती है, हमें बोर्ड पे लिखना ना पड़े तो हम सिर्फ बोहर मॉडल लिख के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ चूँकि पहले थोड़ा काम हो जाता है, क्लास के अंदर टाइम बच जाता है, इसलिए हमने इतनी सारी बातें यहाँ पर मैंशन कर दी, लिख दी हैं। हम बेसिकली बोहर रदरफोर्ड मॉडल के हवाले से बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको रदरफोर्ड मॉडल बता दें, क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड के मॉडल को ही आगे बढ़ाता है। जो रदरफोर्ड के मॉडल में डिफेक्ट आए थे, उन डिफेक्ट को बेसिकली दूर किया था किसने, बोहर साहब ने। रदरफोर्ड का मॉडल अगर आपको याद हो, जो आपने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हमारे पास था। कौन सा था मेरे बेटा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हमारे पास था। इसमें अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, याद पड़ रहा हो, तो एक क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉयल में से पास किया गया था, जिसकी बहुत मामूली सी थिकनेस थी, और उसके बाद कुछ नतीजे हमें हासिल हुए थे। हमारा स्कोप नहीं है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर रदरफोर्ड का मॉडल नहीं है ना, आपने याद करना है। इसीलिए आपको मैं याद दहानी करा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई आपने ऐसा पढ़ा था। अगर किसी को याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। और जनाब बेस्ड ऑन दी अबव ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन देखे थे उसने रेडिएशन पास की थी, अल्फा रेस पास कराए गए थे गोल्ड फाइल में से, बेशतर उसमें से पास कर गए थे, कुछ छोटे थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ जनाब जो थे वो बहुत बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए थे। इससे कंक्लूड किया था रदरफोर्ड साहब ने, अपना मॉडल पेश किया था, और वो मॉडल पेश किया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। सारा का सारा जो मास होता है वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होता है। इसका नाम उसने रखा था न्यूक्लियस। फिर रदरफोर्ड साहब ने फरमाया था कि रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल है, प्रपोज करता है क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ही आल्सो क्लेम दैट इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड इन अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ही नेम दिस सर्कुलर पाथ एज ऑर्बिट। And lastly and finally, electron being negatively charged particle and nucleus being a dense concentrated mass of positive charge particle are held together by strong electrostatic force. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये सब के सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ, जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। आगे चल के बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है अभी। उसकी वजह से साथ आपके रुके हुए होते हैं।
ये आपने सब पढ़ा है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर। मैं यहाँ पढ़ाने बैठूंगा तो मेरा पूरा पीरियड इसी में निकल जाएगा, जहाँ तो बहुत डिटेल से पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, मगर बताना चाह नहीं रहे। रदरफोर्ड के मॉडल में आ गए थे डिफेक्ट। रदरफोर्ड के मॉडल में डिफेक्ट आ गए थे, और एक पॉइंट ये भी था कि एटम का जो बेशतर हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। रदरफोर्ड के मॉडल में मेरे बेटा डिफेक्ट आए थे, और वो डिफेक्ट क्या आए थे कि ये जब रदरफोर्ड साहब ने जो प्रपोज किया था, ये वाला जो पॉइंट है, रदरफोर्ड साहब ने जो प्रपोज किया था, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी। इस वजह से इसके मॉडल के अंदर फॉल्ट था, और फॉल्ट निकाला गया था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा, और फिर जाकर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और उसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मगर होता लाइन स्पेक्ट्रम है। ये इसके डिफेक्ट थे। हम इन डिफेक्ट्स की तफसील में फिर नहीं जा रहे हैं, कभी मौका लगेगा, कभी टाइम बचेगा तो कर लेंगे। अभी जरा हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी अपने असल टॉपिक के ऊपर आए। यहाँ तक जितना आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस पॉइंट, ये सब बेसिकली आपका इंफॉर्मेटिव था। ये सब आपका इंफॉर्मेटिव था, आपको प्रिपेयर किया है, आपको तैयार किया है कि जो बोहर का मॉडल है वहाँ तक हम पहुँच जाए, और वहाँ से आगे हम मामला शुरू करें। पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट बोहर मॉडल की हड्डी डाल के पढ़ा देता आप लोगों को, तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सारी टर्म्स नहीं पता होती, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम आपके लिए पैदा होती। आज जो आप मॉडल जानते हैं, जो पीछे हमने डायग्राम बनाई है, वो बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल है। किसका मॉडल है वो? रदरफोर्ड का मॉडल है। बोहर साहब ने कोई मॉडल बेसिकली पेश नहीं किया था, बोहर साहब ने रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर किया था। बोहर साहब ने रदरफोर्ड के मॉडल को जनाब क्या किया था? दूर किया था। जो दो डिफेक्ट उसके अंदर आए थे, एक डिफेक्ट क्या आया था? एक डिफेक्ट जो हमारे पास आया था, एक डिफेक्ट ये हमारे पास आया था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो वो बिला आखिर उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और दूसरी बात कि जब कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मगर होता है इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम है। अब मैं लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जाऊंगा ना, पूरा पीरियड लग जाएगा इसके अंदर, लिहाजा मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। अब बोहर साहब ने जनाब इस डिफेक्ट को दूर कैसे किया? ये दो डिफेक्ट उठाए गए थे ना रदरफोर्ड के ऊपर, रदरफोर्ड साहब पर जो दो डिफेक्ट उठाए गए थे, ये उठाए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। किसकी बुनियाद पर? क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद पर ये दो डिफेक्ट्स हमारे पास उठाए गए थे बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर। इसके ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर ये दो डिफेक्ट जनाब इसके ऊपर उठाए गए थे। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाते हैं, अगर ये वाक्य याद रह गया तो आपको बोहर का पॉस्टुलेट, बोहर भी याद हो जाएगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जनाब वाकिफ होंगे आप, नाम आपने सुना होगा। बाय प्रोफेशन जनाब क्या थे वो? बाय प्रोफेशन वो थे लॉयर। क्या थे वो? लॉयर हमारे पास थे। बहुत सारे उनके केसों के वाक़यात हैं, उन्हीं में से एक केस का वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। उस वाक़े को आप सुनेंगे तो फिर आपको बोहर का मॉडल समझने में बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब अंग्रेज ने दोनों ने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पर, तो इकट्ठा कब्जा नहीं किया था, मुख्तलिफ रियासतों तो क्या करते करते कारोबार में कब्जा किया, और फिर उस तरीके से कब्जा कर लिया। मुख्तलिफ रियासतों के साथ मुझे वो मुआहदे करते चले गए, और बिलाखिर पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। उसी में जनाब क्या हुआ था कि एक रियासत में अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया। तो कानून ने ना, बहुत कानून पेश करते रहते थे वो। वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जो मुकामी थे, उनको वो कानून पसंद नहीं आया। कहने लगा ये कानून तो गलत है भाई, कानून तो होना नहीं चाहिए। तो मुकदमा चला गया अदालत के अंदर। मुकदमा पहुंच गया अदालत के अंदर, अदालत के अंदर मुकदमा पहुंचा अंग्रेज का। अच्छा, वो थे ईमानदार अंग्रेज, हमारे वाले की तरह नहीं है, अपना जेल लगा दिया। अब जनाब मुकदमा शुरू हुआ, अंग्रेजों का जो वकील था उससे दलाइल पे दलाइल पे दलाइल, मोटी मोटी किताबें लेकर आए, और जनाब 3 4 दिन तक दलाइल देता रहा कानून के हक में, कानून के फायदे में। फिर 5 6 दिन बाद एक कायद आजम साहब की, कायद आजम साहब की जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बारी आई, तो जो इन लोगों ने इनको वकील किया था, बाहर से पढ़ के आए थे, अमरीकी थे, तो बरतानिया से पढ़ के आए थे, बड़े वकील थे। तो जो मुकामी लोग थे उनका ख्याल ये था कि जो कायद आजम बड़े वकील है, तो ये वो 10 किताबें लेके आया है, ये 20 किताबें लेकर आएंगे। कायद आजम ऐसे ही चले आए, कुछ भी नहीं, बस कहने ये क्या हुआ भाई, ये तो हमारा तो वकील तो लग रहा है बिक गया है भाई। पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी थे वो, ऐसे आज वाले नहीं थे। जब मुकदमे की समाज शुरू हुई तो कायद आजम साहब ने जेब में हाथ डाल के एक पर्चा निकाला। कहने लगा ये पर्चा मेरे पास एक नकल है उस मुआहदे की जो अंग्रेज सरकार और रियासत के दरमियान है।
अंग्रेज सरकार और रियासत के दरमियान हमारे पास एक मुआहदा है, और इस मुआहदे के रूप से कोई भी कानून अगर लगाना है रियासत में, कोई भी कानून अगर रियासत में लगाना है तो दोनों की बाहमी रजामंदी से लगाया जाएगा। एक फरीक कोई कानून नहीं लगा सकता, जब तक दोनों उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी वो कानून लगेगा नहीं। और चूंकि जो कानून अंग्रेज लाने जा रहा है मेरे फरीक की मर्जी शामिल नहीं है, लिहाजा ये तो मुआहदे के रूप से खिलाफ वर्जी है, ये कानून लग ही नहीं सकता। 1 मिनट के अंदर फैसला हो गया, 1 मिनट के अंदर फैसला हो गया कि जी दोनों की रजामंदी होगी तो लगी है कानून, और अंग्रेज सरकार को शिकस्त हो गई। अब ये वाक़या सुनाया क्यों यहाँ पर, वैसे 6 सितंबर था, सुना दिया, अच्छा ही किया, याद आ जाए आप लोगों को। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि जो रदरफोर्ड पर जो दोनों डिफेक्ट उठाए गए थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर जो डिफेक्ट उठाए गए थे, दीज डिफेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स। जुमले पे गौर से सुनना, दीज डिफेक्ट्स आर बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये डिफेक्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद पर उठाए गए थे। मगर इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है और इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड हैज ए वेरी हाई वेलोसिटी। ऐसे पार्टिकल पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसको, क्लासिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसी सूरत हाल में हमारे पास एक और मैकेनिक्स होती है जिसका नाम होता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसको इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उस पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल नहीं करते, उस पर हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। यानी जिस बुनियाद पर डिफेक्ट उठाए गए थे, जिस बुनियाद पर डिफेक्ट उठाए गए थे वो बुनियाद इलेक्ट्रॉन के लिए काबिल अमल ही नहीं है। उस लॉस को इलेक्ट्रॉन पर लगाया ही नहीं जा सकता। उन उन कवानीन को, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कवानीन हैं, वो एटम पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। लिहाजा जब वो कवानीन इस्तेमाल नहीं हो सकते तो उनकी बेस पर डिफेक्ट भी वैलिड नहीं रहते, बल्कि इलेक्ट्रॉन के लिए और ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी फिजिक्स होगी, अपने कवानीन होंगे, अपने लॉज होंगे। ठीक है जनाब, ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती। एक जुमला बोल के सारे डिफेक्ट खत्म कर दिए। अब जब क्लासिकल नहीं होती तो क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्या होती है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास होती है। और अब देखते हैं बोहर मॉडल कहता क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स की अपने कवानीन होंगे। नील बोहर स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन निकलती है, हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन इमिट होती है या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बताया आप लोगों को मैंने, जो रेडिएशन इमिट होती है उनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उन स्पेक्ट्रम नेट थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आवाज़ में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा। आवाज़ आ रही है भाई? जल्दी बताओ बेटा, गानी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। नेट चेंज होगा। नील बोहर साहब ने स्टडी किया जनाब किसको, नील बोहर साहब ने जनाब जो है वो हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रा इमिट होते हैं, जो रेडिएशन इमिट होती है, उनको स्टडी किया और उसके बाद एक नया मॉडल पेश कर डाला जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को के डिफेक्ट को रिमूव कर दिया, और इसको कहा जाता है बोहर एटॉमिक मॉडल। 3 पॉइंट है इसके। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़्यादा दफ़ा बहुत बोल दिया खाली मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ जाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही आपका सवाल ये आ जाता है। कभी शॉर्ट में आ जाता है वरना लॉन्ग में आ जाता है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, तवज्जो देके देखिएगा। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसकी एनर्जी के बारे में हमारा पहला पॉइंट है। क्या कहता है, सुने बेटा गौर से। कहता ये है मेरे बेटा कि जब तक इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है, वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना तो एनर्जी लॉस करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहेगा वो ना तो एनर्जी गेन करेगा
ना तो एनर्जी लॉस करेगा। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी ना तो वो गेन करेगा ना तो वो लॉस करेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड कह रहा था रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, इसने कहा नहीं। बोहर ने कहा जब तक किसी ऑर्बिट पे रहेगा वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लॉस करेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यही वजह है कि ऑर्बिट्स को या शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। यही वजह है, यही रीजन है कि ऑर्बिट्स जो होते हैं उनका एक और नाम, ऑर्बिट बोलो शेल बोलो एनर्जी लेवल बोलो, सबके एक ही मतलब होते हैं। ऑर्बिट बोलो शेल बोलो एनर्जी लेवल बोलो, सबके मतलब क्या होते हैं? सेम मतलब होते हैं, इक्वल मतलब हमारे पास होते हैं। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जो मैंने डार्क से किया ये बेसिकली पॉइंट है, एग्जाम में आएगा सिर्फ पॉइंट लिखना, बाकी कहानी मत लिखना। दूसरा जो पॉइंट है इसका मैथमेटिकल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका मैथमेटिकल पॉइंट है और ये पॉइंट कहता ये है कि द एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, जब कोई चीज रिवॉल्व करती है गोल गोल घूमती है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है बेटा? उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है, ये कहता ये है। अच्छा दूसरी बात ये, ऑर्बिट के बारे में आप क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं, दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं है कि आपका जहां दिल चाहे सर्किल बना दे और बोले ये ऑर्बिट है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपकी सवादीद पर, आपकी मर्जी पर जहां दिल चाहे बना दो और बोलो ये वाला ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है। चंद मखसूस ऑर्बिट होते हैं, चंद मखसूस जगह पर ऑर्बिट हो सकते हैं, न्यूक्लियस से मखसूस फासले पर ऑर्बिट हो सकते हैं। और कहता ये है, सुने गौर से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज ऑर्बिट्स। अब सर्किल बहुत सारे बना दे, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में होगा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट। h एक कांस्टेंट है, इसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट। इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, वही ऑर्बिट पॉसिबल है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। अभी इंटीग्रल के मतलब क्या होते हैं? इंटीग्रल के मतलब होता है नंबर जो होता है ना 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं इंटीजर। पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, होल नंबर में होगा। 1 2 3 4 5 6, होल नंबर इसलिए नहीं कह रहा कि होल में नंबर में जीरो शामिल होता है। इंटीजर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंटीजर कहते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, या 3h अपॉन 2 पाई होगा, या 4h अपॉन 2 पाई होगा, या 5h अपॉन 2 पाई होगा। अपॉन में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं हो सकती है। मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए, एल कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को, जो बराबर होता है mvr के। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, ये बराबर होता है nh अपॉन 2 पाई के। किसके बराबर होता है बेटा? NH अपॉन 2 पाई के जनाब जो है वो बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जहन में होना चाहिए। हम आगे चल के अभी डेरिवेशन करेंगे, इन डेरिवेशनों में ये फार्मूला हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कि जो एंगुलर मोमेंटम MVR होता है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अब सुन लो यहाँ किस चीज़ से मतलब क्या है। यहाँ पर जो M है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। M कौन है? जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है उसको M कहते हैं, उसका मास M होता है। V इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, टेंजिकल वेलोसिटी है। V इलेक्ट्रॉन की टेंजिकल वेलोसिटी है। N हमारे पास जो है मेरे बेटा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। K शेल है उसको पहला शेल कहते हैं, L शेल है दूसरा कहते हैं, N शेल है तीसरा कहते हैं। तो नंबर ना 1 2, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, इस शेल के नंबर को कहा जाता है क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शायद आपने क्वांटम नंबर भी फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ा हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। एच से मुराद प्लांक कांस्टेंट है। एच यहाँ पर एक कांस्टेंट है, पहले से बताया हुआ मैंने आप लोगों को। प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.625 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। आर से मुराद है रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
आर से मुराद क्या है मेरे बेटा? जो आर हमारे पास है उस आर से मुराद है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जनाब आर को कहा जाता है। ये नाम याद रखना सारे। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर है, शेल का नंबर है। ठीक है जनाब, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें से एनर्जी इमिट भी होती है, खारिज भी होती है। क्या होती है उसमें से? एनर्जी इमिट भी होती है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एनर्जी इमिट भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, मगर अभी तो बोला कि जब तक ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। फिर कह रहे हैं एनर्जी इमिट भी होती है। बिल्कुल एनर्जी इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है। हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ज़्यादा वाले से कम में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के में इतने हैं, एल में इतने हैं, एम में इतने हैं, मगर इतना शरीफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है कि अपने ऑर्बिट के अंदर बैठा रहे। ये अक्सर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के दरमियान घूमता फिरता रहता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है तो थोड़ी देर रुकता है, वापस नीचे आ जाता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के दरमियान घूमता फिरता रहता है। क्या होता है? घूमता फिरता रहता है। एक और बात जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, जो आप समझ लीजिएगा ध्यान से कान खोल के। जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो किसी भी एटम में ऑर्बिट की तादाद इनफाइनाइट होती है। अक्सर क्लास चल रही होती है, मैं आपसे सवाल पूछता कि हाइड्रोजन एटम में कितने ऑर्बिट होते हैं, तो आपका शायद जवाब होता कि एक ऑर्बिट होते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाता कि हाइड्रोजन के एटम में कितने शेल होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम विल आंसर दैट देयर इज वन ऑर्बिट इन दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ऑर्बिट हमारे पास होता है, बट दिस आंसर इज फॉल्स। मगर ये आंसर दुरुस्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता पहले वाले ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन होता पहले वाले ऑर्बिट में है, बाकी ऑर्बिट खाली होते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। बाकी ऑर्बिट भी होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ना हो एक अलग बात है। चाहो जो आप लोग केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो वो सबसे कम एनर्जी लेवल में होता है, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। उसका नाम क्या होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, जहाँ असूल कायदे कानून से इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। मगर इतना शरीफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, वो मुख्तलिफ ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी ज्यादा एनर्जी वाले स्टेट में चला जाता है तो उसका नाम होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम होता है उसका? एक्साइटेड स्टेट उसको कहा जाता है। आगे एक डायग्राम आएगी, उसको आपको समझाने की बताने की कोशिश करते हैं। एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम, when electron jump from a higher orbit, higher energy level having energy EI to a lower orbit having energy EF। जितना न्यूक्लियस के करीब होता है इतनी एनर्जी कम होती है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है इतनी एनर्जी ज्यादा होती है। जितना ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे बेटा? जब ये इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में हमारे पास आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में होती है, ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में होती है। और ये एनर्जी जब रेडिएशन होगी तो एनर्जी एच के बराबर होगी। एक और बात शायद बताना, लास्ट क्लास में डिस्कस क्यों ना की हो, कि जो रेडिएशन होते हैं बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। जो रेडिएशन होते हैं वो पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, और उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से, ई आई कौन सी बेटा? हाई एनर्जी लेवल है। ई एफ कौन है? लो एनर्जी लेवल है। जब किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में होगी। क्या करेगा? ये एनर्जी इमिट करेगा। ये एनर्जी अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, ये एनर्जी इंफ्रारेड भी हो सकती है, ये एनर्जी विजिबल रीजन में भी हो सकती है। मगर जो एनर्जी इमिट होगी वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? एच न्यू के बराबर होगा। और एच न्यू किसके बराबर होता है? एच सी अपॉन लेमडा होता है। एच सी अपॉन लेमडा हमारे पास होता है, पता है ना? एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा होती है। डायग्राम को समझेंगे आपको आसानी होगी। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑर्बिट गिवन है। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सो ऑन सो ऑन। ऑर्बिट होते सारे हैं,
जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आज तक जो पढ़ा आप लोगों ने बेसिकली, आप ये एज्यूम करते थे कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है और पहले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा आप समझते थे। मगर ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जंप करके चले जाए दूसरे में, और एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जंप करके चले जाए तीसरे में, किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। और फिर जब वो वहां से वापस आएगा पहले वाले में, क्या करेगा मेरे बेटे? जब वो जंप करके पहले वाले ऑर्बिट में वापस आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, जंप करके बेटा अगर किसी नीचे एनर्जी लेवल में आएगा तो ऐसी सूरत में वो एनर्जी इमिट करता है। जो इमिट होने वाली एनर्जी है वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है, और ई आई माइनस ई एफ के बराबर होती है। एक और डायग्राम अगर आप देख लें, समझ में बात आपकी बेहतर आ जाए कि ये एक हाई एनर्जी लेवल है, लाइन से बना देते हैं, ये ऑर्बिट्स है, ये हाई एनर्जी लेवल है, ये आपका लो एनर्जी लेवल ई एफ है। ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है, ये मूव करके ऊपर से नीचे आ गया। ज्यादा देर हाई एनर्जी लेवल के अंदर रुकता नहीं है। किसी घर मेहमान जाओगे तो ज्यादा देर घर में बर्दाश्त नहीं करेगा, थोड़ी देर में ऐसे चक्कर डाल देगा कि घर रवाना होना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्या करेगा, अगर देख ले मेरे बेटा, आप यहाँ से आप देख लो मेरे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको थोड़ी देर रुकेगा और थोड़ी देर रुकने के बाद क्या होगा, ये दोबारा ग्राउंड स्टेट पर, नीचे वाली स्टेट पर वापस आ जाएगा। ये वापस आएगा तो इसमें से एनर्जी इमिट होगी। ये येलो कलर से बनाया है बेटा मैंने, ये आपके पास एनर्जी इमिट होगी, ये एनर्जी रेडी, और ये जो एनर्जी होगी येलो कलर से मैंने बनाया है, ये रेडिएशन है, एनर्जी है, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। एच न्यू से मुराद क्या है? जो रेडिएशन की एनर्जी होती है एच न्यू होती है, न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी है। यहाँ समझ ले मेरे बेटा कि जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें फोटोन होते हैं। फोटोन समझ ले, प्रोटॉन अलग चीज है, फोटोन अलग चीज है। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। लैम्डा वेवलेंथ है, पहले भी हमने किया हुआ मेरे ख्याल में। सी से स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू जानते हैं फिक्स है। एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये होगा बोहर के पॉस्टुलेट, एक तो हमारे पास ये मेरे बेटा बोहर के पॉस्टुलेट होगा, ये आपको हर सूरत में याद होना चाहिए। डायग्राम भले इसके अंदर ये वाली गोल वाली ना बनाना, ये वाली बना लेना, ये वाली बनाना आसान है। और जो पिछले 2 पॉइंट है वो भी आपको याद होने चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट इन द एवरी ईयर हमारे पास आते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर 3 डेरिवेशन है, आपको याद होगा शायद, मैं फर्स्ट टाइम भी किया है। 3 डेरिवेशन है, रेडियस की डेरिवेशन है, एनर्जी की डेरिवेशन है, और वेव नंबर की डेरिवेशन है। एनर्जी की डेरिवेशन है और रेडियस की डेरिवेशन है, एनर्जी की है, वेव नंबर की है, 3 डेरिवेशन है। इनमें से एक डेरिवेशन एग्जाम में लाजमी आती है, हो सकता है 2 भी आ जाए। इनमें से एक डेरिवेशन एग्जाम में लॉन्ग में लाजमी आती है। ये बड़ा सेफ चैप्टर है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे बहुत सारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे बहुत सारा काम हमारा हो जाएगा। 5-6 मैंने 6 क्लासों का है, आज दूसरी क्लास है इसकी, आज इसकी सेकंड हमारे पास जनाब क्लास है। इससे पहले कि हम अब हमने क्या करना, आगे चल के डेरिवेशन करनी है। इस डेरिवेशन को करने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें हैं आपके इल्म में होनी चाहिए, तो डेरिवेशन जरा आपको आसान हो जाएगी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जब कोई 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स होती है। जब 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 कोई 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स होती है, और इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 स्टेशनरी चार्जेस, 2 चार्जेस जो रुके हुए हैं, रेस्ट की हालत में हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक साइंटिस्ट ने मालूम किया था जिसका नाम था कूलम्स लॉ। चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कहा मेरे बेटा? चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम बहुत डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे इसको। चैप्टर नंबर 12 का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां हम बहुत डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे इसको। अभी चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्टकट लिख दिया है। कहता यह है कि 2 चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, चार्ज की वैल्यू भी होती है। 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल का नाम Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है मेरे बेटा? Q2 है। इनके दरमियान डिस्टेंस R है। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? R है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर्स के, दोनों को कंबाइन कर लो। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऊपर की कोई कहानी याद हो ना याद हो, ये जो डब्बा बनाया रेड कलर का, ये डब्बा याद होना चाहिए फिलहाल। इसकी डिटेल अगर तफसील में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। इसकी डिटेल में तफसील में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम जब 12 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको काम आएगा। यहाँ तो हमने बहुत छोटे से मामले में सवाल करना है इसको। यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम कूलम कांस्टेंट होता है। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा, कूलम कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, जबकि मीडियम इनके दरमियान एयर हो, वैक्यूम हो, कुछ भी ना हो। जबकि मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम होने की सूरत में जो हमारे पास फोर्स जो कूलम कांस्टेंट होता है, इसकी ये वैल्यू होती है। और कूलम कांस्टेंट खुद बराबर होता है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू एक और चीज पर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। एप्सिलॉन इसका नाम है, नॉट इसी लगा हुआ है 0। इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर होती है। ये सब जितने भी कांस्टेंट मेरे बेटा आ रहे हैं ना, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर। इसकी जो बेकार है ये वाली याद होनी चाहिए, आगे चल के काम आएगी अभी। इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, एफ तो फार्मूले का है, एफ तो फोर्स है, के कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है, प्रोटॉन पे चार्ज भी ई होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी ई होता है, प्रोटॉन पे चार्ज भी ई होता है। नीचे आर का स्क्वायर यानी Q1 Q2 दोनों ई के बराबर हो गए। फार्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला क्या हो जाता है, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतनी पूरी कहानी जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, सब ना याद हो, ये ग्रीन से डब्बा बनाया है, इतना याद हो काफी है। सब ना याद हो, हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। आगे डेरिवेशन करेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। अगर कोई उस पर कंफ्यूजन है तो आप पीछे से जाके इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है मेरे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चीज सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। बड़ा कर देते हैं इसको, जरा गौर से देख लें आप। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, आर रेडियस है, एम मास है, वी वेलोसिटी है। ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इससे पहले क्लास कभी भी एंड हो जाए, सुन लें कि आज केमिस्ट्री की जो क्लास थी वो नहीं होगी। केमिस्ट्री व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाल दिया था, केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं होगी। इसी वीडियो को दोबारा थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा। केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी आज, तमाम लोग सुन ले तवज्जो से, शायद ज़रा मसरूफ़ है। मैंने पूरी तफसील वजह व्हाट्सएप के ऊपर लिख दिया, देख लीजिएगा। तो ये चंद फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो बेसिकली इन दोनों फार्मूलों से शुरू करेंगे। तो वहां पर मुझसे ये सवाल ना करना कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला पीछे आपने पढ़ा हुआ है और इस फार्मूले को मैंने आपको बता दिया है। इस पूरी स्टोरी में अगर आप ना जाना चाहें तो ना जाएं। बस ये जो 2 बॉक्स बने हुए, ये 2 बॉक्स वाले फार्मूले